वेलकम टू माय चैनल। मेरे चैनल में आपका स्वागत है। और आज हम बात करेंगे सेम फर्स्ट के बिजनेस इकोनॉमिक सब्जेक्ट के सैम्पल एमसीक्यू क्वेश्चंस के ऊपर। तो जैसा कि हम पहले भी देख चुके हैं, पहले भी हम वीडियोस में डिस्कस कर चुके हैं कि एग्जाम का आपका पैटर्न जो रहता है उसमें आपके एमसीक्यू क्वेश्चंस रहते हैं, उसमें आपके डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चंस रहते हैं। अगर हम एमसीक्यू क्वेश्चंस की बात करें तो वो आपके थ्री पार्ट्स में डिवाइडेड रहते हैं। हाफ मार्क्स के होते हैं, 1 मार्क्स के होते हैं, 2 मार्क्स के होते हैं। हाफ मार्क्स के 34 क्वेश्चंस रहते हैं, 1 मार्क्स के आपके 25 क्वेश्चंस रहते हैं, एंड 2 मार्क्स के आपके 4 क्वेश्चंस रहते हैं, जो कि आपके टोटल 50 मार्क्स होते हैं एमसीक्यू क्वेश्चंस के। और डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चंस की बात करें तो एग्जाम में आपके 3 डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चंस आते हैं, जिसमें आपको सिर्फ 2 ही अटेम्प्ट करने होते हैं। मीन्स आउट ऑफ 3 यू नीड टू अटेम्प्ट ओनली 2, मे बी वन वन टू और 2 3 और 1 3, एज पर योर कन्वीनियंस। एंड ईच क्वेश्चन इज ऑफ 10 मार्क्स, सो इट कंप्राइजेज ऑफ 20 मार्क्स, राइट। सो इस तरीके से आपका टोटल 70 मार्क्स का आपका एग्जाम का पैटर्न रहता है। सो आज हम बात करने वाले हैं जो आपका 50% है, जो कि आपका मेजर स्टेक है ऑफ द एमसीक्यू क्वेश्चंस। तो उसके ऊपर हम डिस्कस करेंगे कि किस टाइप के क्वेश्चंस एग्जाम्स में आते हैं। बिकॉज आपको पता है कि बिजनेस इकोनॉमिक्स जो है, इट्स अ लिटिल बिट थ्योरेटिकल एज वेल एज अ लिटिल बिट प्रैक्टिकल वन, राइट। अगर आप देखेंगे तो इसमें न्यूमेरिकल बेस्ड अप्रोचेस भी रहती हैं, साथ में आपकी थ्योरी भी कवर होती है। सो इट्स अ ब्लेंड ऑफ बोथ द थिंग्स। सो जो क्वेश्चंस है वो किस टाइप के आते हैं, उससे रिलेटेड कोई क्वेश्चंस आए तो हम कैसे उन्हें कैटर कर सकते हैं। सो वी विल डिस्कस ऑल दीज क्वेश्चंस वन बाय वन। सो लेट्स स्टार्ट। The very first question is, in which method of the demand forecasting consumer buyers are asked to reveal their future purchases plan with respect to the specific items, right? So book में आपके different different method दिए हुए हैं, like collective Delphi method, right? So इस केस में जब हम डिमांड फोरकास्टिंग कर रहे हैं तो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि वी जस्ट फोकस ऑन द सर्वे मेथड। सो सर्वे ऑफ द बायर्स इंटेंशंस और प्रेफरेंसेस। नेक्स्ट क्वेश्चन, द मोस्ट फंडामेंटल इकोनॉमिक प्रॉब्लम, जो कि जब भी हम स्टार्ट करते हैं सब्जेक्ट, सो द वेरी बेसिक थिंग जो कि है जिसकी वजह से इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स अराइज होती हैं, वो क्या है? दैट इज सिक्योरिटी, हेल्थ, फैक्ट ऑफ यूएस बायर्स गुड्स फ्रॉम फॉरेनर्स देन वी सेल टू फॉरेनर्स, और स्कैरसिटी। सो द लास्ट वन, स्कैरसिटी, इज द करेक्ट आंसर, राइट। इट्स बेसिकली हमारी जो नीड्स हैं वो ज़्यादा हैं, बट वी आर हैविंग द वेरी लिमिटेड रिसोर्सेज दैट वी कॉल एज द स्कार्सिटी, राइट। स्कार्सिटी ऑफ रिसोर्सेज, समटाइम्स स्कार्सिटी ऑफ रिसोर्सेज, स्कार्सिटी ऑफ मनी, स्कार्सिटी ऑफ इनकम। तो जहाँ पे भी स्कार्सिटी मीन्स आपकी रिक्वायरमेंट ज़्यादा की है बट यू आर हैविंग लेस, राइट। सो इट कम्स द इकोनॉमिक प्रॉब्लम। The creation of choice is done by, again the answer will be scarcity of resources, because resources limited हैं। अगर resources limited हैं तो उनकी प्राइस ज़्यादा होगी, राइट। अब बेसिक एग्जांपल लेते हैं, लाइक हम कार्स की बात करें तो हमारी जो रिसोर्सेज हैं वो स्कैरसिटी है रिसोर्सेज की, हमारे पास लेस इनकम है। सो वे चूज के हम कौन सा ऑप्शन चूज करें एज पर अवर नीड्स, एज पर अवर रिक्वायरमेंट, विच सूट्स अवर बजट, राइट। सो स्कैरसिटी ऑफ रिसोर्सेज। The next question is, dash can be defined as how individuals, households, and nations make optimum use of the scarce resource to satisfy their needs. It's literature, economics, communication, utilization. So it's well obvious it's economics, because हम economic subject भी पढ़ रहे हैं. So answer is economics. Which of the following method is not used for measuring the price elasticity of demand? So अगर हम बुक में देखें तो आपका पॉइंट मेथड है, आर्क मेथड है, आउटले मेथड है, डिवीजन मेथड करके कोई मेथड नहीं होता जो कि आपके प्राइस इलास्टिसिटी के लिए यूज में आए। सो आंसर इज डिवीजन मेथड। The next one is, which is the most accurate definition of the subject of economics? So economics is the study of the distribution of surplus goods to those in need, affluence in a morally bankrupt world, ways to reduce wants to eliminate the problem of scarcity, the choice we make because of scarcity। हम पहले भी देख चुके हैं कि scarcity की वजह से जो इकोनॉमिक प्रॉब्लम होती है, we just need to make some choices, and that choices comes under the criteria, under the definition of economics। Demand of new Tata Indica, which is a modified version of the old Indica, can most effectively be projected based on the sales of the old Indica, can be an example of. It's a substitute, obviously not. It's a evolutionary, can we think of? Opinion poll, okay. And the last one is sales experience. So
आप जब भी कोई एक प्रोडक्ट का एक नया वर्जन लॉन्च करते हैं, इट्स बेसिकली अ न्यू एवोल्यूशन और यू कैन से इट्स अ न्यू रेवोल्यूशन. इट्स नॉट लाइक कि हम उसको सब्स्टिट्यूट कर रहे हैं. It's all about the new version with the demands, with the needs, with the change in the era, with the change in the new requirements, change in the thinking, change in the people mindset, and this comes under the evolutionary approach. Dash is also known as leading indicators approach to demand forecasting. Right. So leading indicators की बात करें, it's a straightforward. It's a barometric method. Survey, test, method or not. It's a barometric method. Qualitative techniques are specifically useful in situations where dash is not available. जहाँ पे हम क्वांटिटी सी जब हम क्वांटिटेटिव की बात करते हैं तो हमारे पास नंबर्स होते हैं, फैक्ट्स फिगर्स होते हैं. नंबर्स आपके पास कैसे आएंगे? जब आपके पास हिस्टोरिकल इन्फॉर्मेशन होगी. इफ यू आर नॉट हैविंग द हिस्टोरिकल इन्फॉर्मेशन, आपके पास पास का कोई डेटा नहीं है, देन यू नीड टू गो फॉर द क्वालिटेटिव टेक्निक्स. अ पोर्शन ऑफ टोटल पॉपुलेशन इज नोन एज. तो ये स्टैट्स का भी बहुत बेसिक सा है. दोज हु आर इनटू आईटी और दोज हु आर इनटू स्टैट्स, दे आर वेरी मच अवेयर. सैंपल क्या होता है, पॉपुलेशन क्या होता है. सैंपल इज सिंपली स्मॉल सेट एंड पॉपुलेशन इज द कंप्लीट पॉपुलेशन. राइट. लाइक अगर मैं बात करूं कि पूरे इंडिया को सबसे ज्यादा इंडिया की फेवरेट कार कौन सी है. राइट. तो अगर मैं इसकी बात करूं तो इंडिया की पॉपुलेशन इज मोर देन 100 CR. सो इट्स नॉट पॉसिबल कि 100 CR पॉपुलेशन के बंदों के पास में जा जाके पूछूं कि बॉस आपकी फेवरेट कार कौन सी है. सो व्हाट आई डू, आई जस्ट चूज selective people, maybe 10 people, 15 people from particular area, from particular city, maybe from some locality, maybe from particular region, and based on that I just depict कि अच्छा इन लोगों की ये पसंद है. So based on that we can say कि पूरी population की ये फेवरेट कार होगी. So जो छोटा सा जो पार्ट है ऑफ द पॉपुलेशन, it comes and known as sample. The value of the weights lie between dash and their total must be equal to 1. So जो weights हैं वो आपके हमेशा 0 से 1 के बीच में लाई करते हैं. नेगेटिव वैल्यूज ऑब्वियसली नॉट पॉसिबल. सो वेट्स होंगे वो आपके हमेशा 0 से 1 के बीच में ही लाई करेंगे. इट्स सिमिलर जैसे आपकी प्रोबेबिलिटी होती है 0 से 1 के बीच में, इट्स सिमिलर टू द वैल्यू ऑफ वेट्स. Which of the following is not a type of positive income elasticity of demand? राइट. अगर पॉजिटिव की बात करें तो उसमें या तो ग्रेटर देन 1 होता है या लेस देन 1 होता है या फिर 1 होता है यूनिटरी. 0 कुछ नहीं होता. सो द आंसर इज 0. Below what are not tangible assets? So tangible, non-tangible, it's a simple. I think ISM subject में भी हम डिस्कस कर चुके हैं, फाइनेंस में भी डिस्कस कर चुके हैं कि tangible assets वो होते हैं जिनको हम टच कर सकते हैं, नॉन टेंजिबल वो होते हैं which can't be touched, right? So रॉ मटेरियल टच कर सकते हैं, लैंड कैपिटल आप टच कर सकते हैं, नॉलेज को आप टच नहीं कर सकते. सो इट्स एन इंटेंजिबल वन. Dash method of demand forecasting is used by the companies at the time of new product launch. So आपके शायद असाइनमेंट में भी क्वेश्चन था, इट्स समथिंग रिलेटेड टू टेस्ला मोटर्स न्यू प्रोडक्ट लॉन्च. तो वहां पे भी हमने देखा था कि न्यू प्रोडक्ट लॉन्च करने से पहले हम उसकी टेस्ट मार्केटिंग करते हैं, उसे मार्केट में उसको एक ओपन मार्केट में उसे शोकेस करते हैं, देखते हैं कि लोगों के क्या रिव्यूज हैं. अगर पॉजिटिव रिव्यूज आते हैं देन इट्स गुड टू लॉन्च इन द कंप्लीट एरिया और इन द कंप्लीट सिटी और कंट्री. अगर नेगेटिव रिव्यूज आते हैं देन वी वर्क ऑन दैट इम्प्रोवाइजेशन एरियाज एंड बेस्ड ऑन दैट we just improvise our product and thereafter we just launch that product. So it all comes under the test marketing. In broader terms, the difference between the micro and the macroeconomics. So it's straightforward. Microeconomics, जैसा कि as the name suggests, micro is small, macro is big, right? सो माइक्रो आप किसी एक छोटी सी कंपनी की बात कर रहे हैं या फिर आप किसी एक पर्टिकुलर एरिया की बात कर रहे हैं. मैक्रो आप पूरी इकोनॉमी की बात कर रहे हैं. मैक्रो आप पूरे कार सेक्टर की बात कर रहे हैं. लाइक माइक्रो की अगर मैं बात करूं तो अगर मैं कोई कंपनी की बात करूं, फोर्ड हो गई या फिर मैं एमजी मोटर्स की बात करूं. बट अगर मैं ऑटोमोबाइल की सेक्टर की बात कर रहा हूं दैट इट कम्स अंडर द मैक्रो इकोनॉमिक्स. सो the answer is the microeconomics studies the decisions of individual people and firms, and macroeconomics studies the entire countrywide economy. Dash is the branch of economics which is positive and descriptive in which is objective and descriptive in nature. So it's straightforward. आपकी दो टाइप की अप्रोचेस होती है, पॉजिटिव एंड नॉर्मेटिव. सो नॉर्मेटिव आपकी सब्जेक्टिव होती है एंड ऑब्जेक्टिव होती है आपकी पॉजिटिव अप्रोच. Macroeconomics is the branch of economics that studies the price of individual goods, important as opposed to the tribal issues,
the way of individual market work, or the economy as a whole. So obviously हम पहले भी देख चुके हैं कि it's the economy as a whole. When an individual continues to consume more and more units of commodity per unit of time, the utility that he or she obtains from successive unit continues to remain constant, increase, diminish, और नन ऑफ द अबव. सो हमने मार्जिनल यूटिलिटी का एक बुक में दिया भी हुआ है, डिमिनिशिंग लॉ, जो कि ये बताता है कि जैसे जैसे आप कमोडिटी को और कंज्यूम करते रहेंगे, सो उसकी जो आपकी ओवरऑल ऑब्टेन करने की कैपेसिटी है वो कम होती रहेगी, राइट. तो वो आपकी धीरे धीरे आपका एक डाउनवर्ड ट्रेंड चलता रहेगा, विच वी कॉल एज द डिमिनिशन, राइट. Dash is the process of predicting the demand for a organizational product or services in a specific time in the future. Qualitative forecasting, demand forecasting, sales forecasting, quantitative forecasting. So अगर हम देखें, so demand की अगर बात हो रही है, so it comes all under the demand forecasting. Dash can be defined as a measure of a satisfaction received by the consumer on the consumption of goods or a service. राइट. तो आपके असाइनमेंट में भी एक क्वेश्चन दिया हुआ है जहाँ पे आप यूटिलिटी को डिफाइन कर रहे हैं. सो यूटिलिटी बेसिकली आपकी एक सेटिस्फेक्शन लेवल होती है, जो कि आपने देखा कि जब आप दो प्रोडक्ट्स को यूज कर रहे हैं तो आप सेम यूटिलिटी लेवल पे आप कंज्यूम करते हैं. सो इट्स ऑल अबाउट जो मेजर ऑफ सेटिस्फेक्शन है, दैट इज नोन एज द यूटिलिटी. Dash method relies on the future purchases plans of the consumers and their intention to anticipate the demand. It's a test marketing, sample survey, Delphi method और survey. So survey method आपका basically आप जब surveys conduct करते हैं तो आप लोगों की needs, लोगों के intentions के बारे में आप you come to know, and that comes कि आपकी जो लोगों की demand है या intentions क्या है going forward to anticipate that demand that comes into the picture. Under Dash market condition, an organization sets up a lower price per unit of the product in case of elastic demand. Right. So lower price जब होता है, it comes under the monopolistic market condition. It's a straightforward. Unlike the survey method, statistical methods are reliable and expensive, economic and reliable, cost effective and reliable, expensive and unreliable. So obviously statistical method जब हम फैक्ट फिगर्स की बात करते हैं, so it's very obvious कि वो आपका reliable तो होगा ही, and secondly cost effective भी होगा, right. Then next is, which of the following does not come under the scope of economics? So economics में आपके multiple sectors आते हैं, like environmental studies आ गया, health आ गया, social welfare आ गया, but archaeological survey जो है वो आपका इसका part नहीं होता. So answer is D. सेक्युलर ट्रेंड डज नॉट इंक्लूड, राइट. अगर सेक्युलर ट्रेंड की बात करें, सो इट्स ऑल अबाउट इंक्रीज इन द पॉपुलेशन, आपका एम्प्लॉयमेंट लेवल आएगा, स्टॉक प्राइसेस आएंगे, बट इरेगुलर वेरिएशंस, बिकॉज सेक्युलर ट्रेंड जो है वो एक फिक्स स्पेशल स्ट्रेट फॉरवर्ड ट्रेंड की बात करता है, तो उसमें इरेगुलर वेरिएशंस का कोई स्कोप नहीं होता. सो इरेगुलर वेरिएशन डोंट कम अंडर द सेक्युलर डिमांड. Complete enumeration method is also referred to as Dash method of demand forecasting. It's a Delphi, census, survey, or poll. So census method is also known as the complete enumeration method. Which of the following is not included in the calculation of GDP? Right. सो बुक में आप देखेंगे तो जीडीपी और एक जीएनपी करके है. सो जीडीपी में बेसिकली जो अब्रॉड की इनकम होती है वो इसमें एडेड नहीं होती, राइट. सो द आंसर विल बी नेट इनकम फ्रॉम अब्रॉड. A firm sells 2000 units of a product at a rate of rupees 4 per unit. What is the total revenue and average revenue? So numerical है, but straightforward है, कोई आपको कैलकुलेटर की रिक्वायरमेंट नहीं है. It's very straightforward. Total revenue is simply the number of units into the price of per unit. So 2000 into 4, that is 8000, and average is basically the price of per unit, which is 4 per unit. So answer is 8004. When the prices of commodity change, the budget lines shift from the original position while dash remains unchanged. तो आपका स्लोप जो है वो चेंज होगा, आपकी डिमांड जो है वो चेंज होगी, इंडिफरेंस का उससे चेंज होगा, बट जो इनकम वाला पार्ट है वो स्टैटिक रहेगा, बिकॉज we clearly states कि keeping all other factors constant, we are changing the price, right. तो प्राइस चेंज हो रहा है तो ऑब्वियसली जो आपका इनकम फैक्टर है वो इस केस में आपका स्टैटिक है, कांस्टेंट रहेगा, राइट.
Most modern perspective of economics is given by, it's a straightforward question, Paul Samuelson. So इस टाइप के कुछ क्वेश्चंस आते हैं एग्जाम में जहाँ पे आपको साइंटिस्ट या फिर जो फाउंडर है उनका नाम देना होता है. सो इट्स गुड कि आप टू थ्री जो इंपॉर्टेंट स्टडीज हैं आप उनके जो मेन बेसिकली जिन्होंने ओरिजिनेट किया है यू विल हैव एन अंडरस्टैंडिंग ऑफ दैट. यू शुड आप याद कर लो या कैसे भी करो, यू जस्ट मेक सम notes or something like that, but it's important, right? 2 या 3 क्वेश्चंस इसमें आते हैं, so it will score आप 2 or 2.5 marks आप इसमें स्कोर कर सकते हैं. Dash forecasting is done for coordinating the routine activities such as formulating the pricing policy and developing an appropriate sales strategy, right? So obviously जब हम डे टू डे या रेगुलर रूटीन एक्टिविटीज की बात करते हैं तो वो हमेशा आपकी शॉर्ट टर्म का पार्ट रहती है. सो इट्स अ शॉर्ट टर्म. Irregular variations are also known as, right? Irregular variations को हम क्या भी बोलते हैं, we call it as the residual variations. So it is straightforward. Dash method is used to determine the relationship of two or more independent variables with one independent variable, right? तो ऑब्वियसली रिलेशनशिप की बात करते हैं तो लीनियर रिग्रेशन रहता है. लीनियर रिग्रेशन आपके 2 टाइप्स का होता है, सिंपल और मल्टीपल. सिंपल में आपका यू जस्ट कंपेयर वन वेरिएबल विद अनदर वेरिएबल, एंड जो आपका मल्टीपल है उसमें एक से ज्यादा वेरिएबल्स आर डिपेंडेंट ऑन द on with one dependent variable. So it comes under the multiple linear regression. Dash technique are used to eliminate a random variable from a historical demand, right? जहाँ पे भी आपका आउटलायर आता है, कोई भी रैंडम वेरिएबल आता है, सो वी यूज द स्मूथिंग टेक्निक्स जहाँ पे हम उसको स्मूथन करते हैं ताकि आप जो कर्व है वो आपका स्ट्रेट फॉरवर्ड रहे. In dash effect, the price of one commodity change or one good change and it leads to a change in the consumer equilibrium. So it's obvious कि price change हो रहा है, so price effect आएगा, so it's straightforward. When the supply is relatively inelastic, then elasticity of supply is relative inelastic है. So obviously 0 1 greater than 1 नहीं होगी, it will be less than 1. If marginal social cost is greater than the marginal private cost of an activity, the government has to tax on producer, subsidize producer, tax on consumers और subsidize consumers. So basically जब आपकी सोशल कॉस्ट आपकी ज्यादा आ रही है आपकी एक पर्सनल या प्राइवेट कॉस्ट से, सो उस केस में क्या होता है कि गवर्नमेंट को भी टैक्स चाहिए, गवर्नमेंट को भी रेवेन्यू कलेक्ट करना है. सो इट्स नॉट पॉसिबल कि वो प्राइवेट बेसिकली एंड कंज्यूमर पे कोई टैक्स लेवाई करे, राइट? द ओनली थिंग विच दे कैन डू, दे जस्ट लेवाई एडिशनल टैक्स ऑन द प्रोड्यूसर्स, राइट? Positive and normative statements differ in that. See, positive statements पहले भी हम डिस्कस कर चुके हैं, that are straightforward, जो कि हम easily test कर सकते हैं, like sun rises in the east. It's a positive statement, right? So positive statements can be tested, whereas negative statement cannot be tested, right? From the dash perspective, utility is the ability of a product to satisfy the want. So from product perspective, utility of demand. When a combination of different commodities are plotted on a graph, the resulting curve is known as. तो अगेन आप असाइनमेंट में भी कर चुके हैं कि डिफरेंट कमोडिटीज का जब आप कर्व प्लॉट करते हैं वी कॉल इट एज द इंडिफरेंस कर्व, keeping the utility as the same. Short term forecasting involves the anticipating the demand for a period not exceeding. तो शॉर्ट टर्म नॉर्मली हम बोलते हैं जिनका पीरियड होता है लेस देन 1 ईयर और लॉन्ग टर्म इज मोर देन 1 ईयर. सो इट्स आंसर इज 1 ईयर. The dash indicates the percentage of the income earned by the capital in the form of interest out of the total national income. So, जहाँ income की बात कर रहे हैं, so it comes under the cash income ratio. Which of the following is an example of positive statement? Business firms want to contribute more to charities. Obviously, वो profit के लिए है, they are not for charity. Government should not redistribute income. Obviously, government needs to redistribute. The foreign sector should be tightly controlled. It's not possible to tightly control because every country has their different laws, their different rights, and their different values. So we can't control them in a very easy manner. Household are the primary source of savings. So definitely household का जो आप डे टू डे बेसिस पे आप जो खर्च करते हैं या जो आप हाउस चीजें हैं उनको वो आपका सेविंग का एक मेन सोर्स हो सकता है. So answer is cost function usually refers to the relationship between. So cost में obviously एक आपका cost होगा और second उसका output होगा. So it's the rate of output.
Which of the following in the market structure in which the firms produce the homogeneous products, right? एक ही तरीके के आपके products आ रहे हैं, so it comes under the perfect competition. Any change in the consumer's income or the prices of commodities would result in a change in the budget line. The phenomena is known as, it's basically जब आपकी budget line shift हो रही है, so we call it as the shift in the budget line. Dash refers to the amount of the capital required to produce one unit of product. So it's a capital output ratio, straightforward. In which phase of the trend cycle to the level of investment in stocks decline. So जब आपका decline होना शुरू होता है, it's a negative trend. So we call it as the depression phase or declining phase, right? So it's called as the depression. Dash is the important element of the consumer behavior analysis. So it's all about budget line. Book में it's mentioned in detail. So it's direct one budget line. Dash is the statistical device by which the changes in the price of the same articles at different periods are calculated and computed. So it's GMP, deflator, real GNP, nominal GNP, or index number. So index number is the way how we can just calculate the change in the prices over a period of time. Which of the following is the example of a positive statement? The Federal Reserve ought to cut the interest rate. Increasing the minimum wages result in more unemployment. We should cut back on our use of carbon-based fuels such as coal and oil. Every American should have equal access to the healthcare. So, it's a positive statement की अगर बात करें तो increasing the minimum wages result in the minimum wages को हम increase करेंगे तो more unemployment आएगा. So, it's straightforward. Which of the following is not one of the positive effects of inflation? Right, inflation का क्या पॉजिटिव इफेक्ट नहीं है, राइट? जो बेसिकली हम नेगेटिव इफेक्ट की बात करें, सो encourage the entrepreneurship, no. Full utilization of the resources, no. Increase in exports lead to rise in investment, so increase in exports. If the income of consumer increases, then he will move to the indifference curve, dash indifference curve, and the equilibrium point also shift towards the. सो हायर की बात करते हैं तो हम पहले भी देख चुके हैं, आपके असाइनमेंट में भी ये था कि इंडिफरेंस कर्व जैसे ऊपर होगा, हायर होगा, तो ऑब्वियसली जो आपकी यूटिलिटी है या आपकी जो सेटिस्फेक्शन लेवल है वो इंक्रीज होगा, सो इट्स हायर. एंड इक्विलिब्रियम पोजीशन जो है वो आपका और राइट की तरफ जाता रहेगा, सो इट्स द मोर शिफ्टेड टुवर्ड्स द राइट. Dash is the first step of demand forecasting. So multiple steps होते हैं: collecting, analyzing, interpreting, demanding the determining the time perspective. So the most important, the very first step is specifying the objective, specifying the need. कि requirement क्या है, need क्या है, right? Charging high prices for the new products is known as. सो दो ऑप्शन होते हैं जहाँ पे आप प्राइस को बहुत हाई करते हैं और एक होता है आप जहाँ प्राइस को बहुत लो करते हैं. तो जो आप प्राइस को हाई करते हैं, डेट विल कॉल इज द प्राइस स्किमिंग. स्किमिंग इट्स इजी टू लर्न. स्काई, टचिंग द स्काई, इट्स प्राइस हाई, सो इट्स प्राइस स्किमिंग. द न्यूमेरिकल कोफिशिएंट ऑफ द परफेक्टली inelastic डिमांड. तो परफेक्टली की बात करें, सो ऑब्वियसली दैट इज नॉट ग्रेटर देन और लेस देन, इट विल बी ऑलवेज बी इक्वल टू 0. Under Dash method, a producer decides a predetermined target rate of return on capital invested. So it's rate of return pricing. So it's straightforward. Normative statements are statements about what ought to be, जो होना चाहिए, right? है नहीं, but we think कि यार pollution कम होना चाहिए, गवर्नमेंट को टैक्सेस कम करने चाहिए. This is not real, but we think of, we say कि होना चाहिए, right? Now calculate the price elasticity of demand if the goods reduces by 4%, price by 20%. So it's straightforward. आपका जो गुड्स है वो आपका 4% रिड्यूस हुआ, सो आपका जो प्राइस का इम्पैक्ट है वो 20% होगा. सो इट्स straightforward 20. And individual preferences or indifference of one commodity over another can be applied to another commodity. This is referred to as its transitivity, A to B, B to C. बुक में शायद एक आपका वो भी दिया हुआ है कि आई प्रेफर बर्गर ओवर पिज्जा एंड पिज्जा ओवर समथिंग डोसा, देन डेफिनेटली आई विल प्रेफर बर्गर ओवर डोसा. इट्स जस्ट स्ट्रेटफॉरवर्ड. Dash introduces the concept of expense preference. Again, Williamson. It's again the name of a person and
I already mentioned कि इस टाइप के 2-3 क्वेश्चंस आपके आते हैं. Dash is the sum of the total utility derived by consumer from different utilities of a commodity or service consumed at a period of time. So sum of all the utilities we call it as the total utility. Demand forecasting enables an organization to dash the risk businesses and make effective business decisions. So diminish means reducing, mitigate is manage, increase to increase, nullify to make it zero. So it's straightforward, is to mitigate the risk, right? To handle the risk. Consumer goods have dash demand. So consumer goods straightforward direct demand. The price we pay for a commodity basically depends on retailer selling it, manufacturer, worthiness and utility, or consumer willingness. So it's all about के वो worth है लेना and what's the utility of that. An industry under perfect competition in a short run reaches the position of equilibrium where all the forms of the industry are producing an equilibrium level of output at which marginal revenue is equals to the average revenue. So MR equals to AR. Modern economics have given the concept of ordinal utility. It's a straightforward for measuring the utility. Dash refers to the amount of capital required to produce one unit of output. So it's capital output ratio. A consumer reaches a state of equilibrium when he reaches the maximum dash at a given income level and market price of commodities. So अगर हम बात करें कंज्यूमर एक इक्विलिब्रियम लेवल पे आता है जब वो अपनी टोटल यूटिलिटी जो है वो मैक्सिमम अटेन कर देता है. From the dash perspective, utility is a psychological satisfaction, happiness, and well-being. So it's all about economics. Is all about from the consumer perspective for the level of satisfaction. So it's consumer. Surplus generation is possible when the firm produces. Surplus generation means maximum output and maximum output का तभी आएगा जब आप उसकी cost minimum रखेंगे. So with the minimum cost. The change in the variables result in dash dash इन द कंज्यूमर्स बजट लाइन. तो या तो आपका अपवर्ड डाउनवर्ड होगा राइट और वो आपका जो बजट लाइन है वो आपको शिफ्ट करेगा. सो अपवर्ड एंड डाउनवर्ड एंड इट्स ए शिफ्ट. CES it's straightforward constant elasticity substitution. Non-classical economics dash brought about the significant refinement in the cardinal utility theory. It's Alfred Marshall. This is one of the most important classical neoclassical theory. So make this thing in mind के एटलीस्ट ये नाम आपके माइंड में रहना चाहिए बिकॉज देयर इज हाई प्रोबेबिलिटी के ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में आ सकता है. Which of the following is the central problem of the economy? Assigning the limited resources in a way that unlimited desires and needs can be satisfied. Obviously हम स्टार्टिंग से ही डिस्कस करते आ रहे हैं कि लिमिटेड रिसोर्सेज से हम अपनी अनलिमिटेड डिजायर्स को कैसे कंट्रोल कर सकते हैं या कैसे हम उनको सेटिस्फाई कर सकते हैं. दैट ऑल कम्स अंडर द इकोनॉमी. Or see other options, ensuring the minimum income of every citizen, assuring the production happen the most effective way, analyzing the demand with market economics, right? तो ये सारे ही फैक्टर्स है बट द मेन प्रॉब्लम की अगर हम बात करें सेंट्रल प्रॉब्लम की ऑल स्टेटमेंट्स आर करेक्ट बट द सेंट्रल प्रॉब्लम फॉर इकोनॉमी इज ओनली अबाउट द लिमिटेड रिसोर्सेज एंड अनलिमिटेड वांट्स, राइट? रिसोर्सेज आपके लिमिटेड है बट आपकी वांट्स या डिजायर्स अनलिमिटेड है. Capital goods, it's basically the raw materials, so it always comes into the indirect one because जब कंज्यूमर किसी चीज की डिमांड करेगा, कंज्यूमर बोलेगा मुझे कार खरीदनी है ज्यादा से ज्यादा, तो डेफिनेटली जो उससे रिलेटेड जो उसका रॉ मटेरियल है, स्टील हो गया या आपकी प्लास्टिक बॉडीज हो गई, उसकी डिमांड ऑटोमेटिकली बढ़ेगी. सो इट्स कम्स अंडर द इनडायरेक्ट डिमांड. अ बिजनेस साइकिल हैज टोटल 4 phases. Which of the following is a normative statement? Right. The price of candy is $1.25 each. It's straightforward. आप मार्केट में जाके पूछ सकते हैं. Popcorn and candies are sold in the movie theaters again. ये भी आप चेक कर सकते हैं, राइट? कैंडी बार्स आर मोर एक्सपेंसिव देन न्यूज़पेपर्स. ये भी आप मार्केट में चेक कर सकते हैं. यू शुड ईट लेस कैंडी. यू शुड, आपको लेस खानी चाहिए, राइट? So it's all about somebody saying or somebody telling you. So it comes under the normative statement. Dash measures the price elasticity of demand at different points. So points की बात करें, so it comes under the point method. What is the name of the opportunity cost? Opportunity is basically when you just they are having two alternatives. आप एक alternative छोड़ के दूसरा opt करते हैं. So first से जो आपकी cost आती है that we call it as the alternative cost.
The revealed preference theory explained the dash on the basis of consumer behavior. So it's straightforward the demand curve. What is referred to as the actual cost. So actual cost को हम explicit cost भी बोलते हैं. So it's straightforward. The next alternative cost is next best alternative हम पहले भी discuss कर चुके हैं. It's all about the opportunity cost. Considered more than dash in dash analysis makes the calculation more complex. Normally हम एक commodity की बात करते हैं, दो commodities की बात करते हैं. More than two commodities is bit complex and it's related to the IC indifference curve. Dash implies the behavior of the output when all the factors inputs are changed to the same proportion given the same technology. So it's written to scale. Burns and Michel observes that peaks and dash are the two main marks points of the business cycle. So peak is the top and throw is the bottom one. पीक पे मतलब जब आपका मैक्सिमम आउटकम आया, आपने मैक्सिमम प्रॉफिट अर्न किया, और जब आपका मैक्सिमम लॉस हुआ, दैट कम्स अंडर द थ्रो. The law of diminishing marginal utility does not hold true in some cases, which is called as exceptions to the law of diminishing marginal utility. Which of the following is not a factor of determining the elasticity of supply? Availability and mobility of the factor of production, time period, technology improvements, natural factors. So there's no control on the natural calamities or natural factors or rain or climate change or any other reason. So natural factors won't come into the. It's not a factor to determine the elasticity of demand. And economic theory is, it is basically the generalization that summarizes that we understand about the economic choices. So economic choices की वही बात आ रही है कि हमें choice के choose कैसे करना है. That all comes under the economic theory. Which of the following is true regarding the law of scarcity? It states that the want of the consumer will never be satisfied. It's very much straightforward कि कभी भी human demands जो है, needs है, वो कभी भी end नहीं हो सकती. आपके पास आज 1 लाख रुपीज है, आप 1 लाख के अकॉर्डिंग कुछ परचेज करेंगे, 1 करोड़ आएगा, अगेन आप 1 करोड़ के अकॉर्डिंग आपकी नीड्स जो है, आपकी डिमांड जो है, वो कभी भी सेटिस्फाई नहीं हो सकती. राइट. Select a wrong statement of an in case of imperfect market, right? So imperfect market के केस में क्या होगा? The marginal revenue curve is similar to the AR curve. Marginal revenue is less than average revenue. AR is curves are different. Generally AR curve lies below the MR. वो आपका AR के नीचे नहीं जाएगा. So the answer is D. An economic model includes only the details considered essential. No. All the known details in order to increase the its accuracy. Yes. No use of ceteris paribus. No. Post hoc statements. So obviously post hoc statements it's very important. Again B भी आपका हो सकता है. All known factors decrease to increase its accuracy. An indifference curve is the locus of point, each representative a different combination of different substitution with yield. It's straightforward indifference curve की जो basic definition है, the same level of utility to a consumer. A dash represents the various combinations of commodities. Two commodities it can be purchased at a given level and the market price. So it comes under the budget line. Dash economists have given the cardinal utility concept to measure the utility derived from a good. So, neoclassical approach. So, it's just straightforward. The demand curve will have a downward slope indicating the demand of the expansion of demand will with a price in with a fall in price, the contraction of demand with a rise and fall, the expansion of a demand with a fall in price, and contraction with a contraction of demand with a rise in price. So both the statements, so downward slope दोनों को indicate करता है, right? और rise in the price causes a rise in supply. So answer is C. The integration of business economics and strategic planning has given a rise to a new area of study which we called it as the corporate economics. Right, जहाँ पे आप corporate culture की बात करते हैं, so it comes under the corporate economics. Which of the following does a person needs to make a rational decision? Choices that are consistent with the same goal every time. So the answer is C. Dumping policy refers to the selling of the goods at higher prices in the competitive market at lower prices in the protected
डोमेस्टिक मार्केट, राइट? तो डंपिंग बेसिकली क्या है, हम इंटरनेशनल मार्केट में तो हाई प्राइस पे सेल कर रहे हैं और इंडिया में या अपने डोमेस्टिक मार्केट में हम उसे लोअर प्राइस पे सेल कर रहे हैं. सो इट्स अबाउट द डंपिंग पॉलिसी. The numerical coefficient of perfectly inelastic demand is equals to zero. So these are the set of important sample questions you can refer for your exam perspective for business economics. And if you feel any doubts or any issue regarding the assignments or exams, then feel free to drop me a mail to ngsc.mba@gmail.com. And if you like this video, do like, to subscribe and stay connected.